हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 13 सुखी राजकुमार के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, पार्ट 1 में हमने क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा देख लेता है कि जो एक राजकुमार होता है वो बहुत ही आराम में पला बड़ा होता है ना, बहुत ही सुख सुविधा में पला बड़ा होता है और उसने कभी दुख नहीं देखा होता और वो बचपन से लेके बड़े होने तक वैसे ही सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और उसमें ही मर जाता है। तो उसको कभी दुख का एहसास भी नहीं हुआ होता है ना। तो फिर जब उसके जो परिवार वाले होते हैं वो उसका पुतला बनाकर गांव के चौराहे में उसको खड़ा कर देते हैं। फिर एक दिन एक नन्ही गौरैया होती है जो उड़ते उड़ते आती है और फिर उसके पास आके बैठती है। तब वो राजकुमार उसे बोलता है कि जब मर गया तब मुझे पता चला कि दुख क्या होता है, मुझे यहाँ से पूरे गांव का दुख दिखाई दे रहा है। तो नन्ही गौरैया को मिश्र देश जाना होता है, लेकिन राजकुमार बोलता है कि तुम यहीं पे एक दिन रुक जाओ और मेरा काम करते जाओ। तो फिर नन्ही गौरैया बोलती है ठीक है ना। तो वो क्या करते राजकुमार क्या कहता है कि मुझे यहाँ से जो है वो एक घर दिखाई दे रहा है जहाँ एक औरत बैठी हुई है और उसका बच्चा बुखार में तड़प रहा है और भूखा भी है। तो तुम मेरे तलवार के मुठ में से वो लाल मनका जो है वो उसको निकाल कर और फिर उसे दे आओ, है ना। तो नन्ही गौरैया बोलती है ठीक है, दे आती हूँ। और फिर वो उसके घर जाती है उड़ते उड़ते और उसकी टेबल पे वहाँ रख देती है और उसके बच्चे को पंखों से हवा भी करती है ना। अभी आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर जो गौरैया होती है वो राजकुमार के पास वापस आ गई। उसने उसे सब हाल बताकर कहा कि आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे ज़रा भी ठंड नहीं लग रही है। तो राजकुमार कहता है इसलिए कि तुमने आज एक भलाई का काम करा है, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लग रही है। गौरैया सोचने लगी और सो गई। यानी कि जो गौरैया होती है वो जब भी ज़्यादा सोचती है तो उसको नींद आ जाती है, तो सोचने में उसे सदा झपकी आ जाती थी। जब दिन उगा तो वह नदी में गई और नहाई। अच्छा, आज रात को मैं मिश्र देश जाऊंगी। तो हमने देखा था ना कि उसके साथीदार जो है पार्ट 1 में कि उसके साथीदार जो है वो मिश्र देश के आसपास उड़ रहे होते हैं। तो इसको भी उसके पास उन लोगों के पास जाना होता है। तो बोली कि आज रात को मैं मिश्र देश जाऊंगी। वह आज उमंग से भरी थी। उसने शहर की सारी इमारतें घूम डाली और वह गिरजाघर के शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली कि तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना तो नहीं है, मैं अभी अभी जाने के लिए तैयार हूँ। यानी कि तुम्हारा कोई साथीदार या रिश्तेदार वहाँ पे हो तो मैं वहाँ आपका संदेश ले जा सकती हूँ। गौरैया, नन्ही गौरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा, यानी कि राजकुमार ने ऐसा कहा। शहर में दूर एक सिली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपने कागज़ों से लदी मेज़ पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल लगे हैं। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होठ अनार के फूल की तरह लाल और उसकी आंखें बड़ी सपनीली हैं। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां चल नहीं रही। अंगीठी में एक कोयला भी नहीं है और भूख से उसकी आंखों के सपने टूट रहे हैं। यानी कि जो राजकुमार होता है वो नन्ही गौरैया से बोलता है कि गौरैया, आज तुम एक रात और नहीं रुक सकती क्या? क्योंकि मुझे यहाँ से दूर एक झोपड़ी में कोठरी में एक लड़का या एक कलाकार दिख रहा है जो एक नाटक लिख रहा है। उसके आंखों में सपने हैं और ठंड की वजह से उसके हाथ चल नहीं रहे हैं, है ना। और उस अंगीठी यानी कि जो आग जलाने का होता है उसमें एक कोयला भी नहीं है और भूख के कारण उसकी आंखों के सपने भी टूट रहे हैं। मिश्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे, जहाँ नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं और संगमुषा के शिला पर
मेमनान का देवता बैठता है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है और फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहाँ शेर आते हैं जिनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकती है और जिनकी गरज में प्रपात का स्वर डूब जाता है। तो गोरैया जो होती है वो बोलती है कि मुझे अपने साथीदारों के पास पहुंचना है कैसे भी करके, तो मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ, है ना। तो जो राजकुमार होता है वो बोलता है लेकिन केवल आज रात के लिए तुम नहीं रुकोगी क्या? ठीक है, अच्छा आज मैं और रुक जाऊंगी, क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं? गोरैया ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास और मन का है तो मैं उसको दे आती हूँ, मैं रुक जाती हूँ आज रात के लिए। अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है। मेरे पास मेरी आंखें हैं जो नीलम से बनी है, जो हजारों वर्षों पहले भारत से लाए गए थे। एक निकाल कर उसे दे आओ, वह उसे बेचकर ईंधन और खाना खरीद लेगा। तो राजकुमार बोलता है अब मेरे पास और मन के तो है नहीं मेरी मूर्ति में, लेकिन मेरी आंखों में 2 नीलम जड़े हुए हैं। तो 2 नीलम जड़े वो कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं। तो तुम उसमें से एक उसको दे आओ ताकि वो ईंधन यानी कि आग जलाने के लिए ईंधन भी ले लेगा और खाने की व्यवस्था भी उससे कर लेगा। प्यारे राजकुमार, गोरैया ने सिसकते हुए कहा, यह तो मुझसे नहीं होगा। और वह फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि क्या करना था, उसकी एक आंख निकालनी थी और वो अपनी आंखों से ही मूर्ति भले बना था लेकिन वो तो अपनी आंखों से ही सबको देख रहा था। तो गोरैया ने बोला कि ये तो मुझसे नहीं होगा। गोरैया, प्यारी गोरैया, राजकुमार बोला, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। गोरैया ने उसकी आंख का नीलम निकाल लिया और कोठरी की ओर उड़ चली। एक छेद से वह अंदर घुस गई, यानी कि उसके घर में, कलाकार के घर में घुस जाती है और कलाकार जो होता है वो सिर झुकाए बैठा होता है, अतः उसके पंखों की आवाज़ उसने नहीं सुनी। जब वह सिर उठाया तो उसने देखा कि मुरझाए हुए फूलों पर एक बड़ा सा नीलम रखा था। ओह, मालूम होता है मेरा मूल लोग आंक रहे हैं। शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूँगा। तो कलाकार को क्या लगता है कि जो कोई मेरा फ़ैन होगा उसने मेरे लिए भेजा होगा, तो वो उससे उत्साहित हो जाता है और फिर बोलता है कि मैं अब तो मेरा नाटक ख़त्म कर ही लूँगा। गोरैया जो है वो बंदरगाह की ओर जाकर एक जहाज़ के मस्तूल पर बैठ जाती है। वहाँ कुछ मजदूर अपने सीने पर रस्सियाँ बांधकर नाव को खींच रहे होते हैं। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास आकर बोली कि मैं तुमसे विदा मांगने आई हूँ। गोरैया, प्यारी गोरैया, क्या आज रात को और नहीं ठहरोगी? देखो, अब जाड़ा पड़ने लगा है। मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी। मेरे साथी एक पुराने मंदिर में घोंसला बना रहे होंगे। ठीक है, गोरैया को क्या है, अपने साथियों के पास जाना है, लेकिन राजकुमार जो है वो उसे जाने नहीं देना चाहता। वो बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, क्योंकि उसके पैर तो स्तंभ बन चुके हैं, अटक चुके हैं, तो वो तो चल नहीं सकता है। तो इसीलिए वो गोरैया की हेल्प मांग रहा होता है। तो गोरैया बोलती है कि पुराने मंदिर में मेरे साथीदार क्या कर रहे हैं, घोंसला बना रहे होंगे। प्यारे राजकुमार, मैं जा रही हूँ, मगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। अगले वसंत जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारे लिए एक लाल और एक नीलम लेती आऊँगी। नीचे गली में, राजकुमार ने कहा कि नीचे गली में एक लड़की खड़ी है। उसका सौदा जो है वो नाली में गिर गया है और वो रो रही है। यदि वो जो खाली हाथ घर जाएगी तो उसके पिता उसको मारेंगे। उसके पैरों में तो जूता भी नहीं है और उसका सिर भी नंगा है। मेरी दूसरी आंख से निकाल कर उसे नीलम दे दो और तो वो मार से बच जाएगी। कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊं, मगर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी, फिर तुम तो बिल्कुल अंधे हो जाओगे, है ना। तो गोरैया बोलते थे ठीक है, मैं आज रात को रुक जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख से नीलम नहीं निकालूंगी, वरना राजकुमार कुछ देख ही नहीं पाएगा, वो अंधा हो जाएगा, है ना। गोरैया, प्यारी गोरैया, राजकुमार ने कहा, मैं जो कहता हूँ उसे करो। तो फिर गोरैया ने क्या करा,
उसने उसकी आंख निकाल ली और रोती हुई लड़की के हाथ में वह नीलम रख आई। वाह, कैसा रंगीन कांच है, लड़की ने कहा और हंसकर घर की ओर भागी। गौरैया जो है वो वापस आ जाती है राजकुमार के पास। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तो अभी गौरैया को राजकुमार पर दया आ जाती है, तो बोलती है कि अब तो तुम अंधे हो चुके हैं, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अभी मुझे नहीं जाना है अपने साथीदारों के पास मिश्र देश, मैं अभी हमेशा के लिए तुम्हारे पास ही रहूंगी। नहीं नहीं गौरैया, अब तुम मिश्र देश को जाओ। तो गौरैया बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। उसके पैरों पर सिर रख के वो सो जाती है। ठीक है। अगले दिन वह राजकुमार के कंधों पर बैठकर भांति भांति की कहानियां सुनाने लगी। लाल बगुलों की कहानी, जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं और मौका पाते ही झपट कर सुनहली मछलियां छाछ में दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिंक्स की मूर्ति की कहानी, जो रेगिस्तान में रहती है और सर्वज्ञ है। चंद्रमा की घाटियों के राजा की कहानी, जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता था। और उस हरीश सांप की कहानी, जो डालियों में लिपटा रहता था और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते थे। तो वो तरह तरह की अलग अलग कहानियाँ जो हैं वो राजकुमार के कंधे पर बैठ के उसको सुनाने लगती हैं। ठीक है। प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख और दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य ही नहीं। जाओ, मेरे नगर में देखकर आओ कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। राजकुमार बोलता है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मनुष्य के दुख से बढ़कर और कुछ नहीं है, तो तुम एक बार चक्कर लगा के आओ मेरे नगर का। ओके। तो जो गौरैया होती है वो शहर पर उड़ने लगती है। अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे होते हैं और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी तो उसने देखा कि भूखे बच्चे जो है वो जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे थे। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सुकुड़े हुए बैठे थे। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला। वे बारिश में भीगते हुए चल दिए। यानी कि बारिश हो रही थी, तो पुल के नीचे 2 बच्चे बैठे हुए थे, तो चौकीदार उनको भी भगा देता है। और ये सब कुछ गौरैया नोटिस कर रही होती है, उड़ के देख रही होती है। वो वापस आई और उसने राजकुमार को यह सब हाल बताया कि आपके नगर में ये सब हो रहा है। मैं सोने से मटा हूँ, राजकुमार बोला। इसमें से स्वर्ण पत्र निकाल कर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो। गौरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकाल कर बांटने लगती है। तो अभी हमने देखा कि राजकुमार की जो मूर्ति होती है ना, वो किससे बनी होती है? जस्ते से बनी, लेकिन उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है। तो राजकुमार क्या बोलता है कि जो मेरे सोने का पानी चढ़ा पत्र है, उसको निकाल के थोड़ा थोड़ा निकाल के सब में बांट दिया करो। तो वो ऐसा करती है। अभी पूरा राजकुमार की मूर्ति का जो पूरा स्वर्ण पत्र होता है, सोने के पानी का चढ़ा हुआ, वो उखड़ जाता है। तो गौरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकाल कर बांटती है। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमैला और मनहूस दिखने लगा, लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। ये कौन सा चित्र है? ये कलाकार वाला चित्र है। ओके। और वे गलियों में खेलने लगे। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम से होने लगी। फिर क्या होने लगा? बर्फ की बारिश होने लगी। छज्जों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। सभी फर के ओवरकोट पहनकर निकलने लगे। बेचारी नन्ही गौरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसे वहाँ छोड़कर नहीं जा सकती थी। और उसको राजकुमार से इतना लगाव हो चुका था कि वो उसको छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इतनी ठंड होने के बावजूद। अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब आ रहे हैं, यानी कि अब वो मृत्यु की ओर जा रही है। तो अब उसके परों में केवल इतनी शक्ति शेष थी कि वो राजकुमार के कंधों तक एक बार उड़ सके। तो वो सिर्फ एक बार राजकुमार के कंधों तक उड़ पाए, सिर्फ उसमें इतनी ही शक्ति रह चुकी थी, बाकी वो उड़ सकती नहीं थी। अलविदा राजकुमार, वह बोली। क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश को जाने के लिए तैयार हो।
राजकुमार तो अंधा था, है ना, तो अभी उसको तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो उसको लगा कि जो गौरैया है वो मिस्र देश जाने की बात कर रही है। तो वो राज़ी हो जाता है कि थैंक गॉड कि अब तुम मान गई कि तुम अपने साथीदारों के पास जाने के लिए तैयार हो। गौरैया बोलती है, मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। और उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ती है। तो जो एक ही बार वो उड़ सके उतनी ताकत थी उसमें, तो उसने एक बार राजकुमार को चूमा और फिर मर जाती है और फिर वही उसके पैरों के पास गिर जाती है। इसी समय मूर्ति के अंदर कुछ आवाज़ हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। वास्तव में मूर्ति के अंदर जो जस्ते का दिल था वो चटक गया था। इसी समय पाला गजब का था। दूसरे ही दिन मेयर जो है वो अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वे वहाँ से गुजरे तो मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा कि कितनी भद्दी लग रही है ये प्रतिमा। जो शहर का मेयर होता है ना, वो अपने सदस्यों के साथ, अपने साथीदारों के साथ वहाँ पे घूमने के लिए निकला होता है कि क्या चल रहा है शहर में, है ना। तो वो देखता है कि ये प्रतिमा कितनी भद्दी, यानी कि कितनी गंदी लग रही है ये प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है, सदस्यों ने कहा। जो हमेशा मेयर की हमें हाँ मिलाते थे, जो मेयर कहता था उसमें हाँ 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 ऐसा ही करते थे। तो उसकी तलवार से लाल भी गिर गया है, उसकी आंखें भी गायब है और उसका सोना भी उतर गया है। यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा मेयर ने बोला, तो जो उसके सदस्य होते हैं वो भी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल पत्थर का भिखारी। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। मेयर ने कहा, कल घोषणा करवा दो कि यहाँ चिड़िया न मरने पाए। सदस्यों ने फौरन नोट लिया और फिर उसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा ली। वो क्या करते हैं, उस मूर्ति को हटा लेते हैं, क्योंकि अब वह सुंदर नहीं, अतः इसका कोई उपयोग भी नहीं है, नगर के एक सुप्रसिद्ध कलाविज्ञ ने कहा। उसके बाद उन्होंने मूर्ति जो है वो भट्ठी में गलाई और कॉरपोरेशन की बैठक में यह प्रश्न उठा कि उसका किया क्या जाए। यहाँ पर एक दूसरी मूर्ति भी होनी चाहिए, मेयर ने कहा। मैं समझता हूँ कि मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। तो जो मेयर होता है वो बोलता है कि अभी इस मूर्ति की जगह क्या लगाना चाहिए, तो खुद ही बोलता है कि मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। तो हर एक सदस्य बोलता है कि नहीं, मैं समझता हूँ मेरी, और वैसे ही वो बराबर झगड़ने लगता है। तो सब बोलते हैं कि नहीं, मेरी मूर्ति होनी चाहिए, मेरी मूर्ति होनी चाहिए। लोहा गला के कारखाने में लोहा गलाने के जो कारखाना होता है जहाँ वो राजकुमार की मूर्ति गलाने के लिए भेजी जाती है, तो वहाँ के जो मिस्त्री होता है वो बोलता है कि कैसा अचरज है, यहाँ टूटा हुआ जस्ते का दिल जो है वो भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। उसने एक कूड़े खाने में उसे फेंक दिया और वही गौरैया की लाश भी पड़ी थी। तो वो क्या करता है, उसका जो हृदय होता है, दिल होता है, उसको कूड़े खाने में, कचरे के ढेर में फेंक देता है, जिसके पास गौरैया की लाश भी पड़ी होती है। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा कि मेरे लिए नगर की 2 सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। तो देवदूत वहाँ जस्ते का दिल और गौरैया की लाश ले आता है। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा। मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गौरैया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा।